नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं। चौटाला परिवार की एकजुटता से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। विश्व पशु कल्याण दिवस पर गौशाला में सेमिनार का आयोजन। ब्रांडेड उत्पादों को छोड़कर स्वदेशी अपनाने का प्रण ले, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। करवे व दीवे बनाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। मौसम में बदलाव के चलते बारिश की संभावना। बॉक्सर नूपुर पहुंची अपने स्कूल, अध्यापकों ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने अनेक मुद्दों पर सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया और कहा कि किसान सबसे अधिक दुखी हैं। वहीं परिवार की एकजुटता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार के बड़े व मुखिया रणजीत सिंह चौटाला हैं, वे इस मामले की पहल करें तो वे उनका साथ देंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनके परिवार के बड़े व मुखिया रणजीत सिंह चौटाला हैं, वे इस मामले की पहल करें तो वे उनका साथ देंगे। ऐसे में लगता है कि चौटाला परिवार ने फिर से एक होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस परिवार को एक होने में बीजेपी के नेता भी रुचि लेते दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का इस मामले में क्या रुख होगा। यदि चौटाला परिवार एक होता है तो प्रदेश में राजनीतिक माहौल बदलेगा। हाल ही में इनेलो की रोहतक में सफल रैली के बाद इस प्रकार के बयान राजनीतिक सुगबुगाहट को तेज करता है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि उनकी दिली इच्छा है कि चौटाला परिवार एक हो। उन्होंने कहा कि भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो, परंतु विपक्ष के व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे पार्टी डे बाई डे मजबूत हो रही है और आपने पिछली मीटिंगों को भी आजकल सोशल मीडिया के जरिए मैंने जैसा कहा देखा होगा। हमारे युवा योद्धा सम्मेलन से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरह के आयोजन हैं और उसके बाद 90 के 90 विधानसभाओं में भी जाएंगे और फिर गांव-गांव तक पार्टी के संगठन को इसी तरीके से प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने भी अपना संगठन बनाया, 11 साल बाद जिला अध्यक्ष चुने, 11 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष चुने गए, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। क्या मानते हैं कांग्रेस मजबूत होगी? अब कल ही उनके एक बड़े नेता कुलदीप शर्मा जी ने बयान दिया है, संपत सिंह जी का भी एक बयान आया था। क्या इन लोगों से दोबारा से ताकत हासिल की जा सकती है? जो पार्टी के संगठन के लोग ही इस तरह की बात करें तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो वही लोग हैं जिनको पहले ही लोग आजमा चुके हैं और अब तो चले हुए कारतूस हैं। आज तो रोहतक जिला के लोग ही ये कहते हैं कि आज हमें सत्ता से दूर बिठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार ने किया है। सर, अगर बात करें वर्तमान सरकार की, वो कहते हैं कि 24 फसलें कर लेते, लेकिन बाजरे की खरीद नहीं हो रही पूरे हरियाणा। आप 24 तो क्या एक भी मुझे गिनाओ। नरमा कपास की किस तरीके से दुर्गति हो रही है, 1000 रुपए से भी कम खरीदारी चल रही है। आपके यहाँ पे बाजरा मंडी में आ रहा है, बाजरे की दुर्गति हो रही है। इसी तरीके से धान की दुर्गति हो रही है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई खरीदार। एमएसपी तो क्या औने पौने दामों पे किसान को लूटा जा रहा है। विश्व पशु कल्याण दिवस पर श्री हरियाणा गौशाला के प्रांगण में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मोहनलाल बुआनीवाला ने कहा कि इंसानों की तरह पशुओं के भी अधिकार होते हैं। मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसे पशुओं के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने कहा कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए मुंह, गलघोटू, भेड़ व बकरियों में सीप पॉक्स, पीपीआर इत्यादि की समय समय पर वैक्सीनेशन की जाती है। वहीं पशु क्रूरता एक्ट के तहत पशुओं पर होने वाले अत्याचार को भी रोका जाता है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने कहा कि वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भिवानी जिला में 2,77,738 भैंसें
वह 1,05,436 गोवंश है, जबकि भेड़ों की संख्या 34,533 व बकरियों की 32,270 है। अब पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में पशुओं की गिनती की जा चुकी है, उसके आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग पशुओं के रखरखाव व उन पर होने वाली जाति आदि पर विशेष ध्यान रखता है। पशुओं को कृमि रहित करने के कैंप लगाए जाते हैं, डेयरी व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, पशु क्रूरता एक्ट के तहत पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जाता है, पशुओं के चारे व खाने के लिए जागृति कैंपों का आयोजन किया जाता है। सेमिनार में बोलते हुए मुख्य अतिथि गौशाला विस्तार अधिकारी मोहनलाल बलेसरा ने कहा कि पशु बेजुबान होते हैं, उनके भी इंसानों की तरह अधिकार होते हैं। पशुओं को भूखा नहीं रखा जा सकता, उनको डंडों से पीटा नहीं जा सकता, क्षमता से अधिक वजन नहीं ढोया जा सकता, पशुओं के थनों में हवा नहीं भरी जा सकती। पशुओं के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पशुओं के प्रति, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे घरेलू पशु हो, चाहे हमारे बेसहारा पशु हो, उनके प्रति दया भावना रखना, क्रूरटी रोकना पशुओं में। जैसे कई बार पशुओं में ज़्यादा बोझा लाद कर हम हाट से लेके जाते हैं, उनको रोकना, या मान लो पशुओं को सही चारा ना मिल रहा उसके चारे के बारे में बताना, यानी कि पशुओं को हर प्रकार की दिक्कत से बचाने के लिए, जैसे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन्स के प्रति जो जागरूक करते हैं लोगों को, उनके अधिकारों के प्रति जागृत करते हैं। इसी प्रकार ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि पशुओं के जो अधिकार हैं, उन पशुओं को भी आदमियों की तरह जीने का अधिकार है, उनके साथ दया भाव से पेश आया जाए। तो आज के दिन हमारे पशुपालन विभाग ने सभी पशु चिकित्सालयों को आदेश दिए हैं कि वो लोगों को जागृत करें, कैंप लगाएं, मतलब किसी भी प्रकार से पशुओं के प्रति दया भावना के प्रति जो काम किया जाता है वो लोग करें। ये हमें लोगों के अंदर जागृति पैदा करनी है, इसलिए ये आज का 4 अक्टूबर का विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। देखो, जो 2019 में सेंसस हुआ था उसके अनुसार 2,77,739 भिवानी जिले में भैंसे हैं और 1,05,436 गायें हैं। इसमें गायें और बैल सांड वगैरह सारे आते हैं। और जो भेड़ों की बात की जाए तो 34,533 भेड़ें हैं भिवानी जिले में और बकरी 32,270 हैं। इस प्रकार पशुओं की संख्या है। और अभी हमारा सेंसस हो चुका है जो 5 साल में होता है, कोरोना की वजह से अब की बार लेट हो गया था, तो अब उसके डाटे आए नहीं है, उससे पता लगेगा कि वर्तमान में कितने। ये आंकड़े हैं 2019 के अनुसार। और इन सब पशुओं का ख्याल रखने के लिए भिवानी जिले में पशु चिकित्सकों की टीम है, VLD उनका सहयोग करते हैं। चतुर्थ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं एक पशुपालक हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर साहब से सलाह लेने के लिए आता हूँ पशुओं के बारे में। आज डॉक्टर साहब ने खुद बुला के सलाह दी है, जिससे हमारे मतलब पशुओं को कैसे खिलाना चाहिए, कैसा चारा देना चाहिए, किस तरह का उनको मतलब ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे हमारे मतलब दूध में बढ़ोतरी भी होती है और पशुओं को आगे मतलब आगे का धन बनाने के लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। डॉक्टर साहब बार बार बुलाते हैं और इनके बारे में हमें ज्ञान देते हैं और डॉक्टर साहब मतलब बहुत ही। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी देशवासी स्वदेशी अपनाएं और दीपावली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें, ताकि हमारी निर्भरता विदेशी वस्तुओं पर ना रहे और देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। सांसद ने कहा कि आने वाले समय में भिवानी से भी वंदे भारत ट्रेन मेट्रो सिटीज तक जाएगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश की 142 करोड़ की जनता को चाहिए कि वे अपनी जरूरत की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तुओं को खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वह देश में निर्मित हुई हो और इसमें न केवल देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि टैक्स के रूप में देश से बाहर जाने वाला पैसा भी देश में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि अब देश में ही अधिकतर जरूरत की वस्तुओं का निर्माण करें तथा उनका प्रयोग करें, ताकि हमारी निर्भरता विदेशी वस्तुओं पर ना रहे तथा देश की इकोनॉमी आगे बढ़े।
सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था उनमें अधिकतर भारत देश में ही निर्मित हुए थे। यह भारत की उच्च तकनीक को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में जो वैक्सीन बनी वह भी भारत में ही बनी, इससे बहुत से लोगों की जान बची। उनके त्योहार पर इस बात के प्रण लेने की इच्छा है कि हमें केवल अपनी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, बल्कि इनका निर्माण भी अपने देश में ही करना चाहिए। भारतीय लोगों को ब्रांडेड वस्तुओं के चक्कर में ना पड़कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का उन्होंने आह्वान किया। वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी को बढ़ावा देने की जो बात कही है उससे रोजगार बढ़ेगा। भारत के खादी की वस्तुओं को तैयार करने वाले कारीगर दुनिया भर में अपने काम के कारण जाने जाते हैं। आज समय आ गया कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि बहुत सालों से जो ताकतवर देश हैं वो अपना सामान बेचने के लिए दूसरों को मजबूर करते हैं, और वही देश आगे निकलेगा जो देश अपने पैरों पर खड़ा होगा। हमें क्योंकि आज़ादी मिले 47 से और आज तक इतना लंबा अरसे के बाद अब धीरे धीरे हम 10-11 साल से इस लाइन पर आए हैं कि हम अपनी चीज बनाए हुए को ही, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ है, चाहे वो मशीनरी है, डिफेंस की कोई चीज है, कपड़े पहनने से लेकर मोटर गाड़ी तक, हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर तक, हम अपनी चीज अपने देश में अपनी चीज की बनावटी का कोई मुकाबला नहीं। हम स्वदेशी माल का जितना उत्पादन करेंगे, जितना वो खरीद के यूज करेंगे, उससे हर आदमी को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा और हमारी किसी भी चीज में मिलावट भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक समय आया जब हमने गेहूं का आयात करना पड़ता था, याद होगा। और जब वो टाइम जब ऐसा आया तो हमने अपने बीज विकसित करने की बजाय हरित क्रांति के नाम पर हमने यूरिया, डीएपी, कुछ ऐसी जमीन को खराब करने के लिए बाहर से मंगवा लिया जिससे जमीन गर्म होगी, और जमीन ने वो उत्पादन बढ़ा दिया। अगर हम स्वदेशी खाद का उपयोग करते, अपने बीजों का उत्पादन ठीक करते, बाजरा है हमने दूसरा कर लिया, गेहूं क्रॉस कर लिया, लेकिन हमने विदेश से मंगा के यूरिया जैसी चीजों से जमीन को खराब करके और कैंसर जैसी बीमारियों को अपने शरीर में डाल दिया। कितनी बड़ी तादाद है कैंसर रोगियों की, दूसरे रोगियों की। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमने स्वदेशी चीज को छोड़ दिया। चाहिए ये था कि हम अपना ही यहाँ का लोकल इसी खाद का उपयोग करते हैं। आज भी तो हमें इस बात को समझ में आई है कि देसी खाद का उपयोग करो। आपका भैंस है, आपकी गाय है, आपका खाद है, उससे जमीन की भी ताकत बढ़ेगी। हम वो जो बाहर से 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं बाहर से माते, वो भी बचेगा। आज के दिन आप देख रहे होंगे कुछ एक विकसित देश अपने आप में दादागिरी करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, चाहे वो हथियार हो, अमेरिका जैसा देश हो, दूसरे देश हो, वो एक दादागिरी करते हैं। अब माननीय मोदी जी ने जैसे ही विकसित किया, इस अभी जो पाकिस्तान के साथ कोई महीना 1.5 महीना हुआ, 2 होंगे, कितना हो गया प्रधान जी, कितने दिन हुए सिंगूर को, है ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। हमारे बने हुए हथियारों ने अमेरिका जैसे हथियारों को भी पाकिस्तान ने कहीं से लिया हो, चाइना से लिया हो, दूसरे देश से लिया हो, लेकिन हमने, हमारे फौजियों ने, अपने जो साइंटिस्ट थे डिफेंस के, उन्होंने ही वो हथियार बनाए और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीपावली पर पारंपरिक रूप से मिट्टी के दिए जलाने को सात्विक और पवित्र माना जाता है। सरसों के तेल की खुशबू प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। आधुनिक तकनीक के चलते अब दिए बनाने की भी मशीन आ गई है। हाथ से घुमाकर चाक पर बनने वाले दिए और करवे अब मशीन से बन रहे हैं। इस बारे में कारीगर राजेंद्र ने बताया कि करवे और दिए बनाने में काफी मेहनत लगती थी, अब मशीन की सहायता से दिए बनाने में कम मेहनत लगती है और अब
कम समय में अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इस तरह उन्हें अधिक फायदा होने की उम्मीद है। मिट्टी के दिए बनाने वाले प्रजापति समाज के कारीगरों का कहना है कि त्योहारों पर वे नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। कारीगर राजेंद्र ने बताया कि नई तकनीक से समय भी बचता है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। पहले हाथ से दिए व करवे बनाने का काम किया जाता था तो मेहनत ज्यादा लगती थी और उत्पादन कम होता था। नई तकनीक से उनकी आय भी बढ़ी है और पुरानी तकनीक से वे घर घर जाकर दिए बेचते थे, लेकिन अब लोग उनके घर आकर दिए खरीदते हैं। प्रेमनाथ प्रजापति है, हनुमान गेट कुमारा मोहल्ला। जब से मोदी सरकार आई है इसमें मिट्टी का काम में बढ़ोतरी हुई है। सही रेट भी मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी कहीं से नहीं मिलती, मिट्टी दूर से लानी पड़ती है। लेकिन ये पहले से ज्यादा काम है। पुराना काम टाइम से तो वो हाथ से चाक घुमाना पड़ता था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक चाक है, इससे थोड़ा फायदा है, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। पुराने चाक पहले बार का चलाया भी नहीं जाता, इतना बड़ा चाक अब मिलता भी नहीं कहीं से भी। तो बिजली का चाक है, बिजली की मशीन है, इनसे कार्य होता है, इससे थोड़ा फायदा है। नहीं दीवे यही से ले जाते हैं, बेचने वाले गांव से शहर से बाहर शहर से आते हैं, यही से उठा ले जाते हैं सब। बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी। अब पहले तो कम सामान बनता था, इतनी आमदनी नहीं होती थी, बनाने वाले कम थे, क्यों मजदूरी मिलती नहीं थी, सामान दूर से लाना पड़ता था मोल। ये वह ठीक है, ये आमदनी भी ज्यादा है, बिक भी सही जाते हैं, यही से उठा ले जाते हैं सब सारा पक्का माल। पहले आज का चाक घुमाए करते थे, ये बिजली का है, टीवी में पहले से और घना फर्क पड़ गया थी। पहले नु घर घर में देख आए करते, यहाँ से ले जाते हैं दुकानदार है जी। काम तो ठीक है, लेकिन कुछ मेहनत ज्यादा है जी। करव जी दिवाली का दीवा बनाते हैं, बड़ा दीवा बनाते हैं, 4 मुखाड़ा करवा बनाते हैं, सप्तम की होई बनाते हैं, घर घर देखा कर दे, जब भी नहीं छाटा छटा करता। अब उरे दे हाँ तो उरे भी नहीं छाटा छट रहा जी, मट्टी का मट्टी होए रहा, हाँ कुछ पड़ता नहीं लगता हमारा, 2 पैसे नहीं बचते, 7 बंदे 7 घुड़े रहा, भूत वर्गे होए रहा, हाँ कति कुछ फर्क नहीं आया जी। बुरगोसा खा जा है, मट्टी खा जा है, ताकड़ी तक तुल के बुरगोसा ले जाता है, बच्चे सुखे के सुखे रह जाते हैं। पहला जी हाथ चला कर दे, ईब जी मशीन तो चला, कुछ फायदा नहीं, बिजली खा जाती है। तो सरकार से क्या मांगते? सरकार तो यह ना मैया मांग करा, हाँ हमारे बच्चा ने कुछ नौकरी हो तो गुजारा हो जाए, माटी का काम हम नहीं कर सकते जी, नहीं उरे मोहल्ला में हो सकता। हमारे पानी फैट भेज दी थी भट्टी के ऊपर, एतवार को हमला बहुत भारी हो गया था। भिवानी में आने वाले 2-3 दिन में मौसम परिवर्तन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, यह कहना था मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल का। उन्होंने बताया कि किसानों को धान की फसल का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कहा कि जिन किसान भाइयों ने गाजर, मूली, लहसुन आदि की बिजाई नहीं की है, वो मौसम साफ होने के बाद ही बिजाई करें। पौधों में स्टेम रोग जैसी बीमारियों से बचाने के लिए लैम्डा क्लोरीन निटिपोल दवाइयों का छिड़काव करें। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि कुछ दिनों से मौसम शुष्क चल रहा है। 6 तारीख को जिला में हल्के से मध्यम बारिश होगी तथा तेज हवाओं के से धान की फसल बिछ जाती है। ऐसे में किसान धान का ख्याल रखें। वहीं उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों ने सब्जियां, गाजर, मूली, लहसुन आदि की बिजाई नहीं की है, वो 2-3 दिन रुक जाएं। मौसम साफ होने के बाद ही उनकी बिजाई करें। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि धान की पकाई का समय है। मौसम के बदलते मिजाज से धान की फसल में बाली सूखना, पौधे का सूखना जैसी बीमारी लग जाती है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार खुश्क चल रहा था, अभी जो है मॉनसून की विदाई के बाद में जो पहला जो मौसम में परिवर्तन अभी आने वाला है, वो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उसकी वजह से आएगा। और इसके आने की जो संभावना है वो अगर हरियाणा की बात करें तो 3 तारीख से उसकी संभावना है, लेकिन अगर पर्टिकुलर भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 तारीख में 6 और 6 तारीख में अच्छी संभावना है। उससे हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा
और मौसम में बदलाव, बादलवाई, हल्की छिटपुट बूंदाबांदी और 6 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जिन किसान भाइयों की फसल तैयार है, जैसे धान की फसल, तो वो किसान भाई अभी 1-2 दिन के अंदर जो है वो कटाई कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के साथ हवा चलने से फसल के गिरने का भी डर रहता है और फसल गिरने की वजह से नुकसान होने का भी भय बना रहता है। इसके साथ साथ आगे जो संभावना है, उसके बाद में 8 तारीख के बाद में फिर मौसम साफ होने की संभावना नजर आ रही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता भिवानी की बॉक्सर नुपुर शौरान को अपने विद्यालय पहुंचने पर सम्मानित किया गया। नुपुर ने अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि स्कूल पहुंचकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। कहा कि स्कूल में बहुत प्यार मिला, टीचर की मार में भी प्यार होता था। नुपुर शौरान ने कहा कि उनकी पढ़ाई में कभी कोई परेशानी नहीं आई और वह भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करती रहेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता नुपुर शौरान जब अपने विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय प्रशासन द्वारा उनका जोरदार सम्मानित किया गया। नुपुर शौरान ने कहा कि उनकी पढ़ाई में कभी परेशानी नहीं आई। कहते हैं कि खिलाड़ी पढ़ना भी चाहें तो उसे आसपास के लोग नहीं पढ़ने देते, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे जब भी अध्यापकों के पास गई तो उन्हें बेहतर ढंग से समझाया गया और उस पर विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों की बोली से ही अलग पहचान हो जाती है, लेकिन वे बाहर जाती तो लोग उन्हें कहते थे कि आप तो अच्छे स्कूल में पढ़े हुए लगते हो, क्योंकि वे अंग्रेजी के शब्द भी बोल लेती थी। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने अध्यापकों के आशीर्वाद को दिया। सर, मुझे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो पुरानी यादें थी वो सारी ताज़ा हो गई। अभी जैसे मुझे स्टेज पे मुझे बोलना था तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे सारे अपने जो 7th 8th 9th 10th क्लास थे सब एकदम ऐसे लगा कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मुझे ऐसा लगा कि वही है कि इनमें से इसी एज में मैं यहाँ पे बैठती थी और जब कोई आता था तो मैं ऐसे ही हम उनकी बातें सुनते थे, तो अच्छा लग रहा है सर। कभी नुपुर यहाँ पे छोटे बच्चों के इस उसमें बैठती थी, आज नुपुर उन सब बच्चों को बता रही है, तो सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने बच्चों के साथ बातचीत की, अपने पुराने स्कूल को याद भी किया, तो बच्चों के साथ काफ़ी जो एक्सपीरियंस वो शेयर किया, तो क्या लगता है बच्चे क्या सीख पाए, क्या लगता है कि आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं? सर, अभी तो इनकी बच्चों की काफ़ी छोटी एज है, लेकिन जो मैंने इनको कहा है कि जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मुझे पहले सीख जाना चाहिए था, एक तो डिसिप्लिन और टाइम टेबल तो सर एक था ही, पर एक वो बात, अभी वो एक बच्चा था शाश्वत, उसने मुझे बड़ी प्यारी कहानी सुनाई कि लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। तो मैं यही कहूँगी कि सब बच्चों को उस कहानी पे थोड़ा उससे सीखना चाहिए, क्योंकि उससे मैं अभी इतनी बड़ी हूँ तो मैं अभी भी उससे काफ़ी। बस एक बच्चे ने पोएम सुनाई, 7th 8th 9th 10th क्लास, आज भी मुझसे कोई पूछेगा ना कि तेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे टाइम कौन सा था, तो मैं यही कहूँगी जो टाइम मेरा BPS में भी था, भिवानी पब्लिक स्कूल, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला है यहाँ पे हर टीचर से। किसी टीचर की अगर मार है तो उसमें भी प्यार है सर, ऐसा था। तो यहाँ से तो मुझे प्यार ही प्यार मिला है सर, और बहुत सपोर्ट। देखिए, बच्चों ने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट टीचर, तो आपने बताया कि सभी टीचर फेवरेट। हाँ जी, तो इस बारे में क्या कहते हैं? सभी टीचर्स थे सर फेवरेट क्योंकि है ना, क्योंकि हर क्लास में जैसे अभी उन्होंने ये भी पूछा था कि इंस्पिरेशन कौन था, तो इंस्पिरेशन मैंने बताया कि भामा मैम मेरी इंस्पिरेशन, और वो आज भी है मेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि मुझे 1-2 बातें उनसे जब पता चली कि वो बहुत अपनी फैमिली की बहुत ध्यान रखती हैं और सब कुछ, तो एक वो इंस्पिरेशन की वो बात आ जाती है। और सर फेवरेट की तो ऐसा है कि कोई सभी थे फेवरेट, पर इंस्पिरेशन के लिए मैं भामा मैम का नाम पॉइंट आउट। कुछ चैप्टर मिस हो जाता था या किसी चैप्टर की कोई चीज़ मिस हो जाती थी, एक वो नहीं बोलते कि हम हरियाणवी में बोल देते हैं कि खिलाड़ी को अगर वो पढ़ना भी चाहे ना तो उसको पढ़ने नहीं देते आसपास के लोग। तो सर वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं अगर किसी टीचर के पास गई ना कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, इवन आशा मैम मैम है हमारी, इन्होंने भी इतना ज़्यादा टीचर्स को बोल रखा था कि इस बच्ची को, क्योंकि मुझ पे सर ध्यान दिया जाता था कि इस बच्ची को अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो अलग से इसको समझाओ। तो मैं बाद में स्टाफ रूम में जाके टीचर्स से पूछती कि सर ये चीज़ है, और किसी ने कभी भी ये नहीं बोला कि बाद में आना, आ जाओ बेटा तुम्हें अभी समझाती।
मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। अगर मुझे ये सपोर्ट नहीं मिलता ना, आज मुझे आसपास के यूँ बोल देते हैं लोग, जैसे मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ हरियाणा, जैसे अपने हरियाणा वालों की टोन में आ जाती है थोड़े कि अपन हरियाणा के, लेकिन मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मुझसे सब यही बोलते हैं कि आपकी टोन में नहीं आता, आपके लहजे में नहीं आता, और मतलब क्योंकि थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेती हूँ तो फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। सर एक जो वो बात आ जाती है ना गेम के साथ कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो उसका श्रेय ना मैं अपने स्कूल को दूंगी, BPS को, क्योंकि यहाँ से ना मुझे कभी भी डिमोरलाइज नहीं किया गया। मुझे ये नहीं बोला गया कि तुम एक ही चीज़ कर सकती हो, या तो खेल करो या पढ़ाई करो। मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है टीचर से, हमेशा, मतलब स्टाफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। और किसी तरह की कोई मतलब एक ऐसी जो बोलते हैं ना असामाजिक चीज़ या फिर तत्व होते हैं, वो कभी मतलब जो आज के टाइम पे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी ये चीज़ मुझे फेस ही नहीं करनी। इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला मुझे बहुत ज़्यादा। और आज जब मैं आ रही थी, इतना प्यारा वेलकम हुआ मेरा, इतना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही सोच रही थी मैं ऐसे स्कूल में आती थी वो ड्रेस पहन के, और आज देखो मैं कैसे आ रही हूँ। बचपन याद है सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने और H-1B वीजा की फीस में अभूतपूर्व वृद्धि करने की पृष्ठभूमि में GST सुधार लागू होने की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने घरेलू स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान देने की कोशिश की। उनका कहना था कि नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू हो जाएंगे। इन्हें सबसे बड़ा कर सुधार बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका फायदा देशवासियों को मिलेगा। गरीबों, मध्यम वर्ग और नए मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिल रहा है। GST कम होने से देश के लोगों के लिए अपने सपने पूरे करना आसान होगा। घरों से लेकर सपनों की चीजें खरीदने पर कम खर्च होगा और घूमना फिरना सस्ता होगा, क्योंकि ज्यादातर होटलों के कमरों पर भी GST की कमी की गई है। GST और टैक्स सुधारों के साथ प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि हमें स्वदेशी चीजों के निर्माण के साथ साथ देश में बनी चीजें खरीदने पर जोर देना होगा। राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील की कि केंद्र के साथ मिलकर वे स्वदेशी उत्पादों पर जोर दें तो तस्वीर बदल सकती है। लघु उद्योग वह बनाएं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। चौटाला परिवार की एकजुटता से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। विश्व पशु कल्याण दिवस पर गौशाला में सेमिनार का आयोजन। ब्रांडेड उत्पादों को छोड़कर स्वदेशी अपनाने का प्रण ले, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। करवे व दीवे बनाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। मौसम में बदलाव के चलते बारिश की संभावना। बॉक्सर नूपुर पहुंची अपने स्कूल, अध्यापकों ने किया स्वागत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल्का।